तभी विक्रांत को एक और झटका लगा और उसने देखा तो वो वापस झटके से गिर पड़ा। उसने खुद को संभाला ही था, उसके चेहरे पर पसीने आने लगे थे। उसने चारों तरफ देखा तो विक्रांत इस वक्त रूही के वॉशरूम में ही खड़ा था। विक्रांत ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये क्या था? वो लोग कौन थे और रूही के घर में ये सब? आखिर ये रूही क्या छिपा रही है और वो लोग कौन थे? विक्रांत अपने दिमाग पर जोर देकर याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। विक्रांत चाहता था कि वो रूही से इन सब के बारे में बात करे, लेकिन फिर उसका मन नहीं माना और वो आधी रात में ही रूही के घर से निकल गया। अगले दिन सुबह विक्रांत यूनिट ऑफिस के अपने कैबिन में बैठा था। जब कल रात विक्रांत अपने घर आकर सोया था, तब उसे एक सपना आया था जो उसके जहन में अभी भी चल रहा था। तो विक्रांत ने सपने में जो देखा वो उन्हीं सबकी एक नोटबुक में पेंटिंग बना रहा था। तभी रूही आई। रूही ने अंदर आते ही कहा, तुम रात में कब चले गए? मुझे बताया तक नहीं। तुम सो गई तो विक्रांत ने इतना कहा ही था कि तभी रूही ने कहा, अच्छा तो तुम भी मेरे साथ ही सो जाते? मेरा मतलब मेरे पास घर बड़ा था, रात में घर जाने की क्या जरूरत थी? रूही की इस बात पर विक्रांत कुछ बोलता, उतने में रूही का ध्यान सामने रखी नोटबुक पर पड़ा। तो रूही ने कहा, ये ड्राइंग बुक किसकी है? मेरी है, विक्रांत ने बताया। ये सुन के रूही उसे ओपन करने वाली थी, पर तभी विक्रांत ने कहा, नहीं रहने दो, अभी मेरा लर्निंग फेज है तो तुम्हें पसंद नहीं आएगी। जबकि विक्रांत को अच्छी ड्राइंग बनानी आती थी। वो जो कुछ देखता उसे हूबहू एक पेज पर उतार सकता था। विक्रांत ने आगे कहा, चलो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, तब तक तुम इस केस की जांच करो। इतना कहकर विक्रांत उठा और फिर अपनी वो नोटबुक लेकर चल दिया। विक्रांत को ज्यादा देखकर रूही ने पीछे से आवाज लगाते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो वैसे? ये सुन के विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसे इस वक्त कुछ नहीं बोलना था। विक्रांत बाहर आया और फिर वहां से कार में बैठकर सीधे पुलिस स्टेशन आ पहुंचे। मिस्टर देवराय के कैबिन की तरफ कदम बढ़ाते हुए विक्रांत मन ही मन कुछ सोच रहा था। फिर जैसे ही विक्रांत अंदर कैबिन में आया, देवराय ने उसे देखकर कहा, तुम्हें मुझसे अर्जेंट बात करनी थी, बोलो। विक्रांत अंदर आया और फिर उसने अंदर से दरवाजा बंद करते हुए कहा, आप जानते हैं मुझे सपने आते हैं, एक अजीब दुनिया है, वहां हमारी जैसे लोग हैं, पर फिर भी वो हमसे बहुत अलग है। और आप ये भी जानते हैं कि मैं उन ख्वाबों से कितना परेशान होता हूँ। मिस्टर देवराय ने गहनता से सुनते हुए कहा, जिसके बाद विक्रांत ने अपनी ड्राइंग बुक में बनाई गई ड्राइंग दिखाते हुए कहा, कल रात का ये सपना था, ये गुफा है जिसके अंदर कुछ लोग हैं। अब वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, पर अभी विक्रांत ने इतना ही कहा था कि तभी मिस्टर देवराय ने कहा, इस गुफा को मैं जानता हूँ और मुझे पता है कि ये कहाँ है, लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं, वहां में कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हारा सपना बस सपना भर है, लेकिन मैं फिर भी जाना चाहूंगा, विक्रांत ने कहा। जिसे सुनकर देवराय ने कहा, ठीक है, लेकिन रूही को भी अपने साथ लेकर जाओ। नहीं, रूही वो नहीं है जो हमें दिखाई देती, तो मैं उस पर अब भरोसा नहीं कर सकता, हम दोनों चलेंगे, विक्रांत ने कहा। जिसे सुनकर मिस्टर देवराय पहले तो मना करने वाले थे कि तुम्हारी इन बचकानी बातों के पीछे वो कहीं नहीं चलने वाले, पर फिर उन्हें लगा कि शायद ये करके वो अपने बेटे के दिल में वापस जगह बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे रूही और तुम्हारे बीच में कुछ लड़ाई हुई है क्या? नहीं, बस ऐसे ही मुझे आपके साथ जाना है, विक्रांत ने कहा। जिसे सुनकर मिस्टर देवराय ने हाँ में गर्दन हिलाई। वहीं दूसरी तरफ रूही ऋतिक के पास आई तो ऋतिक ने कहा, इसे अनलॉक करने में मुझे काफी टाइम लगने वाला है। ये सुनकर रूही ने कहा, अभी यहाँ कोई नहीं है तो नॉर्मल हो जा, और सुन, मेरा एक काम करना है। बोलो, ऋतिक ने कहा। जिसके बाद रूही ने कहा, विक्रांत कहाँ कहाँ जाता है, मुझे उसकी पल पल की अपडेट चाहिए। ये सुनकर ऋतिक ने पूछा, पर क्यों? अचानक विक्रांत पर नजर रखने की कोई खास वजह? वो मुझे बदला बदला सा नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझसे काफी कुछ छिपा रहा है, रूही ने कहा। जहां एक तरफ विक्रांत रूही पर अब उतना भरोसा नहीं कर पा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूही भी विक्रांत पर नजर रखने में लग चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अगला ड्राइवर को 2-4 थप्पड़ मारते हुए बोला, मेरी परमिशन के बगैर तुमने किसी पर अटैक कैसे करवाया? ड्राइवर, जो कि एक आम सा आदमी है, उसे लगता था कि विक्रांत पर अटैक कराने वाले काम में उसे शाबाशी मिलेगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही अलग था। यहाँ विक्रांत पर हमला करने की वजह से उसे मार पड़ी। तो फिर ड्राइवर ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई चीफ, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। मुझे लगा कि वो हमारे काम में टांग अड़ा रहा है, इसलिए मैंने उस पर हमला करवाया। गलती नहीं, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर आज चंद्र ग्रहण है इसलिए छोड़ रहा हूं, जाओ।
सारी तैयारियां शुरू कर दो। अगर कुछ भी कमी रही तो सबसे पहले तुझे मैं पितामह के पास भेज दूंगा, क्लाइड ने गुस्से से कहा, जिससे रैवर काफी डर गया। क्लाइड इस वक्त जंगली इलाके के बीचों बीच बनी गुफा में खड़ा था। फिर रैवर के जाने के बाद क्लाइड के खास आदमी ने कहा, आज की रात हमारे लिए लंबी रात होने वाली है। जिस काम को हम 400 सालों से नहीं कर पा रहे हैं, वो काम आज हमें करना होगा। ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। अपने खास आदमी की इस बात पर क्लाइड ने कहा, हाँ, और इसके लिए हमें 9 लोगों की बलि देनी होगी, पर सबसे पहले बलि उसी के हाथ से होनी चाहिए। क्लाइड, जो कि माफिया टाइप आदमी था, लेकिन क्लाइड दर्शन ग्रह से वास्ता रखता था, जहां वो किसी पितामह को अपनी जिंदगी सौंप चुका था, और जैसा जैसा पितामह का ऑर्डर होता वैसा वैसा क्लाइड करता जाता। और एक वजह यह भी है कि क्लाइड या कोई भी दर्शन ग्रह का आदमी नहीं है जो पितामह के क्रोध के आगे जी पाया। इसलिए क्लाइड अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो पितामह को हर हाल में खुश रख सके। उधर शाम के 4 बजने को आए थे। मिस्टर देवराय की कार जंगली रास्ते से होते हुए अंदर बढ़ रही थी। विक्रांत साइड सीट पर बैठा था और कुछ सोच रहा था। क्या आप यहाँ पहले आ चुके हो, जो इतने अच्छे से रास्ते जानते हो? तकरीबन 19 साल पहले यहाँ एक लड़के की डेड बॉडी मिली थी, जो कि पूरे 2 साल बाद मिली थी। वो केस बड़ा लंबा चला था, तो इधर आना जाना बहुत हुआ था, मिस्टर देवराय ने कार ड्राइव करते हुए कहा, जिसके जवाब में विक्रांत ने पूछा, तो फिर पता चला कौन था वो लड़का? हाँ, एक सन्यासी था, पर उसकी मौत का राज कभी नहीं पता लग पाया कि उसको किसने मारा, जबकि हमने उस केस को पूरे 2 साल दिए थे, देवराय ने विक्रांत को बताया। बेशक विक्रांत को अपने डैड से नफरत थी, लेकिन विक्रांत जानता था कि उसके डैड उतने भी बुरे नहीं हैं शायद, पर उसकी अपनी माँ की बात को छिपाकर मिस्टर देवराय ने अपनी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर लिया है। 19 साल पहले के रास्ते आपको अब तक याद है? आपकी याददाश्त इतनी तेज है, पर आप मुझसे एक बात छुपाने के लिए। विक्रांत ने इतना ही कहा था, लेकिन मिस्टर देवराय को इसके आगे की बात भी सुनाई दे गई। विक्रांत अपनी मॉम के बारे में कह रहा था। विक्रांत ने एक बहुत बड़ा सवाल करते हुए पूछा, क्या सच में मैं आपका सगा बेटा हूँ? जैसे ये सवाल मिस्टर देवराय के कानों में पड़े, उन्होंने एकदम से ब्रेक लगाए और फिर विक्रांत की तरफ देखकर पूछा, ये किस तरह के सवाल कर रहे हो? मानता हूँ मुझसे एक गलती हुई थी कि मैंने तुम्हारी मॉम वाली बात छिपाई थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि। नहीं, मैंने उस वे में नहीं पूछा। मैंने किसी और वजह के चलते पूछा कि क्या आप सच में मेरे पिता हो? विक्रांत ने अपनी बात क्लियर करते हुए कहा, जिसके जवाब में मिस्टर देवराय ने कहा, किस वे में, जरा बताना। आपने आशल्या नाम सुना है कभी? विक्रांत ने पूछा, जिसके जवाब में मिस्टर देवराय ने कहा, नहीं, कौन है? क्या किसी जगह का नाम है? नहीं, एक लड़की का नाम है। अब ये मत पूछना कि ये लड़की कहाँ मिली, क्योंकि इस वक्त मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, विक्रांत ने अपने डैड से कहा। विक्रांत को शायद यह एहसास हो चुका है कि उसकी जिंदगी बाकी आम लोगों जैसी नहीं है। उसकी दुनिया बाकी लोगों से अलग है। जिस आशल्या से कल वो 1-2 मिनट के लिए मिला था, उसका नाम विक्रांत को अब तक याद है, जबकि उसकी शक्ल अभी भी उसे धुंधली सी याद है। मिस्टर देवराय ने कार स्टार्ट की और फिर ड्राइव करते हुए कहा, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी माँ की तरह बातें कर रहे हो। वो भी कुछ इस तरह की बातें करती थी। उसकी आधी अधूरी बातें मुझे हर वक्त परेशानी में डाल देती थी। उसने कभी मुझे कुछ भी क्लियरली नहीं बताया। ये सुनकर विक्रांत को आशल्या की बात याद आ गई, जब उसने कहा था कि इसका जवाब तो तुम्हारी मॉम ही बेहतर देंगी। पर विक्रांत तो उससे ज्यादा कुछ पूछ पाता या कह पाता, इससे पहले ही विक्रांत तो उस दुनिया से बाहर आ गया। जहां विक्रांत गया कैसे, इसके बारे में भी विक्रांत को नहीं पता। नहीं तो शायद वो वापस जाने की कोशिश करता। तो फिर विक्रांत ने अपने डैड की तरफ देखकर कहा, क्या सच में मॉम इस तरह से बातें करती थी? हाँ। वैसे हम यहाँ आए क्यों हैं? ये तो तुमने अभी तक नहीं बताया। क्या यहाँ हम तुम्हारी मॉम को ढूंढने के लिए आए हैं, या फिर संध्या राठी के केस से जुड़ी कुछ चीजें जानने के लिए आए हैं? ये सवाल सुन के विक्रांत ने कहा, इस वक्त इसका जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। जहाँ एक और दोनों बाप बेटे जंगल में आ चुके थे और इत्तेफाक से इसी जंगल की गुफा में क्लाइड और उसके कई सारे लोग मौजूद थे, तो वहीं दूसरी तरफ ऋतिक ने रोही को कॉल करते हुए कहा, आपका शिकार इस वक्त फॉरेस्ट एरिया में जा रहा है। ये सुन के रोही ने ऑफिस से बाहर निकलते हुए कहा, ठीक है, तो मुझे उसकी लोकेशन भेजो, मैं देखती हूँ। इतना कहकर रोही नीचे आई। रोही और ऋतिक दोनों की कॉल की टाइमिंग देखकर आद्या ने सिद्धू से कहा, चलो आओ मेरे साथ, आज इसका गेम ओवर करते हैं। क्या, किसका गेम ओवर? सिद्धू ने पूछा, जिसके जवाब में आद्या ने कहा, रोही और ऋतिक के बीच में कुछ तो बात हुई। ये दोनों हमसे कुछ तो छिपा रहे हैं, हमें रोही का पीछा करना चाहिए। ये सुन के सिद्धू ने कहा, पीछा करके भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। अरे लगेगा, इस बार उसको रंगे हाथ पकड़ेंगे। ये डबल गेम खेल रही है, आद्या ने कहा।
रूही की कार के पीछे आद्या की कार लग चुकी थी। हर कोई यहाँ एक दूसरे का पीछा कर रहा था। रूही विक्रांत का पीछा करते हुए जंगल की तरफ जा रही थी, तो आद्या और सिद्धू रूही का पीछा करते थे। आखिर क्यों ये सभी लोग एक दूसरे का पीछा करने में लगे थे? जब विक्रांत का सामना आज क्लैड से हो जाएगा, इस घने जंगल में विक्रांत अपनी माँ को ढूंढने के लिए जा रहा था या फिर अपने देखे हुए सपने की सच्चाई जानने के लिए? आद्या और सिद्धू रूही को फॉलो करने में लगे थे, तो आद्या की बात पर सिद्धू ने सवाल करते हुए पूछा, और तुम्हें लगता है कि हम उसे आसानी से पकड़ पाएंगे? वो बहुत तेज है, हमारी सीनियर, हमसे 2-4 कदम हमेशा आगे ही चलती है। सिद्धू की इस बात पर आद्या ने कहा, तुम बस देखते जाओ, इस बार तो हम उसे पकड़कर ही रहेंगे। आद्या की कार भी शहर से बाहर निकल चुकी थी। उसे जल्द से जल्द रूही का पीछा करते हुए उसके कारनामों का पता लगाना था। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर देवराय ने अपनी कार को साइड में रोका, जिसके बाद उन्होंने विक्रांत से कहा, इससे आगे हमें पैदल चलकर जाना होगा। विक्रांत ने इस बात पर हाँ में गर्दन हिलाई और फिर कार से नीचे उतरते हुए बोला, वैसे हमें और कितना चलना होगा? लगभग आधा किलोमीटर और चलना है, मिस्टर देवराय ने कार लॉक करते हुए कहा। फिर दोनों बाप बेटे एक साथ वहां से निकले। तभी मिस्टर देवराय ने पूछा, वैसे हमें यहाँ क्या काम है? शाम हो चुकी है, तो ज्यादा देर तक हमारा यहाँ रुकना सेफ नहीं होगा, हमें वक्त रहते यहाँ से निकलना होगा। ये सुन के विक्रांत ने सवाल करते हुए कहा, यहाँ किससे डर हो सकता है? क्या यहाँ कोई रहता है? हाँ, पास में एक भीलम लाइक कस्बा है, उसके लोग बाहर के लोगों को देखना पसंद नहीं करते। उस वक्त भी हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, विक्रांत को उसके डैड ने बताया। जिसे सुनकर विक्रांत ने कहा, ठीक है, कोशिश करेंगे। जबकि विक्रांत जब तक अच्छे से उस जगह को देख नहीं लेगा जो उसने ड्राइंग में बनाई थी, तब तक वो बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाने वाला था। वहीं महज 1 किलोमीटर की दूरी पर क्लैड अपने कुछ आदमियों के बीच में खड़ा था। क्लैड ने रेवर से आकर कहा, सारे इंतजाम हो चुके हैं। ये सुनकर क्लैड ने हंसते हुए कहा, उन्हें अंदर लाओ। इतना कहते ही उन 9 आदमियों को अंदर लाया गया, जिनकी आज रात कुर्बानी दी जाएगी। तो उन सभी की झुकी गर्दन देखकर क्लैड ने कहा, आप सब प्यारे लोग हैं, आपको पितामह ने अपने लिए चुना है। आप जैसा महान भाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है। क्लैड की इस बात से उन 9 में से 8 आदमियों को संतुष्टि मिली कि चलो कहीं ना कहीं तो उनकी सांसें काम आने वाली है। लेकिन 9 में से एक आदमी डरा हुआ था। उसको देखकर लग रहा था कि वो अभी कुर्बानी के लिए तैयार नहीं था, वो अपनी जान नहीं देना चाहता। फिर क्लैड ने रेवर से कहा, आज की रात इनके पितामह से मुलाकात की रात है, इन्हें बेस्ट खाना दिया जाए ताकि इनकी आत्माएं शांत हो और इनका मन ना भटके। जी, रेवर ने कहा और फिर वो अपने साथ उन 9 आदमियों को लेकर चला गया। तो उनके जाने के बाद क्लैड के खास आदमी ने कहा, इन 9 में से एक आदमी अभी कुर्बानी के लिए तैयार नहीं लग रहा था, वो डरा हुआ था। हमें उसकी जगह किसी और को चुनने की जरूरत है। नहीं, अब इस लास्ट मोमेंट पर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। उस आदमी से क्लैड ने कहा। आदमी थोड़ा सोच में पड़ चुका था, तो उसने आगे कहा, पर इस तरह हम पितामह को खुश नहीं कर पाएंगे, और मिथिली को इसका एहसास हुआ तो वो शायद ही पहले कुर्बानी के लिए तलवार उठाएगी। ये सुनकर क्लैड सोच में पड़ गया, लेकिन अब इस आखिरी पल में वो कुछ नया नहीं करना चाहता। उसे डर है कि अगर उसने कुछ किया तो आज की रात भी वेस्ट न चली जाए। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत और उसके डैड दोनों चलते हुए काफी चौकन्ने थे। चारों तरफ उनकी नजर थी। अचानक से मिस्टर देवराय ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, तुमने इस गुफा को कितनी बार सपने में देखा है? कई बार। ऐसा लगता है जैसे उस जगह का मुझसे कोई ना कोई नाता तो जरूर है, विक्रांत ने कहा। जिसे सुनकर मिस्टर देवराय ने दोबारा से पूछा, मतलब हम यहाँ संध्या राठी के केस के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी माँ के लिए आए, राइट? अपने डैड की इस बात पर विक्रांत को मन ही मन गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने बात को घुमाते हुए कहा, पता नहीं, पर कुछ वक्त से ज्यादा ही सपने आने लगे हैं। विक्रांत ने बताया। तभी विक्रांत की आंखों ने एक खूबसूरत नजारा देखा। बीच जंगल में फूलों का बागबान था जो इतना परफेक्टली ग्रो हो रहा था कि जो भी देखेगा यही कहेगा कि कोई एक माली इसका खास ध्यान रखता होगा। पर इस जंगल में कोई माली कहां से आएगा? तो विक्रांत ने कहा, ये फूलों का बागीचा। अभी विक्रांत ने इतना ही कहा था कि तभी मिस्टर देवराय ने कहा, हाँ, मैंने भी अपने टाइम में देखा था, पर हैरानी की बात यह है कि ये आज भी वैसा का वैसा ही है। फिर दोनों बाप बेटे निकलकर गुफा की तरफ आगे बढ़े, जो कि अब महज 200 मीटर की दूरी पर थी। जबकि इस बात से अनजान गुफा के अंदर चंद्र ग्रहण की कुर्बानी देने के लिए सारी तैयारियां चल रही थी।
सारे क्लेडियन प्रे कर रही थी और चारों तरफ काफी अंधेरा हो चुका था। तो वहीं रूही की कार मिस्टर देवराय की कार के पीछे आकर रुकी। रूही बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगी कि विक्रांत किधर गया। तभी उसकी नजर एक पौधे की टूटी हुई डाल पर पड़ी, जो कि मिस्टर देवराय के पैर पड़ने से टूट गई थी। तो रूही को समझ आ गया था कि वो दोनों इसी तरफ गए। रूही भी बगैर इधर उधर देखे उसी तरफ बढ़ चली थी। तकरीबन 5-6 मिनट में ही आद्या की कार भी वहां आकर रुकती है। आद्या कार से उतरते हुए कहती है, ये क्या, देवराय सर की कार यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं क्या करें, आगे जाएं या वापस चल लें? सिद्धू ने आद्या से घबराते हुए कहा, जिसे सुनकर आद्या ने कहा, नहीं, वापस नहीं चलेंगे, आज जो भी होगा देख लेंगे। हाँ, पर देवराय सर्विस में इन्वॉल्व है, मतलब वो सब शायद जानते हैं, शायद वो रूही की असलियत जानते हो, सिद्धू ने बताया। सिद्धू की इस बात पर आद्या ने कहा, तो चलकर कंफर्म कर लेते हैं ताकि फिर विक्रांत सर को सब कुछ सच सच बता दें। ये सुन के सिद्धू ने बेमन से कहा, ठीक है, जबकि उसका मन कर रहा था कि उसको यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ विक्रांत और उसके डैड दोनों ही गुफा के गेट पर पहुंच गए, जहां पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी, जिसे देखकर विक्रांत ने पूछा, क्या ये भी आपके टाइम से थी? पता नहीं, कभी इतना गौर नहीं किया, और किया भी होगा तो इतना याद नहीं है, मिस्टर देवराय ने जवाब दिया, जिसे सुनकर विक्रांत ने ओके कहा। फिर दोनों बाप बेटे गुफा के गेट से होते हुए अंदर आए। इन दोनों के हाथ में फोन था, इसी से इन दोनों ने टॉर्च जला रखी थी। तभी विक्रांत को याद आया कि उसके बैग में एक टॉर्च भी रखी है शायद। तो जब विक्रांत ने बैग में देखा तो उसे वो मिल गई, जिसके बाद विक्रांत ने टॉर्च निकाल कर ऑन करते हुए कहा, अब सही रहेगा, सब कुछ अच्छे से क्लियर दिख रहा है। हाँ, पर रात काफी हो चुकी है, बाहर अंधेरा पड़ गया है, हम यहाँ कितनी देर तक रुकने वाले हैं? मिस्टर देवराय ने पूछा, जिसके जवाब में विक्रांत ने कहा, पता नहीं, देखते हैं। ये गुफा 2-3 किलोमीटर लंबी थी, लेकिन इसके कई रास्ते ब्लॉक हो रखे थे। जहां एक तरफ विक्रांत अपने डैड के साथ गुफा में एंटर कर चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ क्लैड अभी तक इस बात से अनजान है कि कोई बाहर का आदमी इस गुफा में एंटर कर चुका है। तो फिर विक्रांत ने चलते चलते कहा, थैंक्स मेरे सपनों पर भरोसा करने के लिए। ये सुन के मिस्टर देवराय को लगा कि उनका यहाँ आना सफल हुआ। अपनी जिस गलती को वो सुधार नहीं पा रहे थे, अब उम्मीद है कि वो उसे सुधार लेंगे और फिर से दोनों बाप बेटों के बीच पहले जैसा रिश्ता हो जाएगा शायद। लेकिन बात अभी भी शायद पर टिकी है, हो सकता है इसका पूरा ही उल्टा हो। वहीं दूसरी तरफ क्लैड अपने खास आदमी की बात सुन के सोच में पड़ गया था। यूं तो क्लैड किसी की बातें नहीं मानता था, लेकिन अपने खास आदमी की बातें उसके लिए मायने रखती हैं। तो फिर क्लैड से उस खास आदमी ने कहा, हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, आपको जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। ये सुन के क्लैड ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसके ऊपर अपनी क्लैडियन के मुखिया की ड्रेस पहनी, जो कि रंगों का कपड़ा था। इसके अलावा अभी भी क्लैड ने ब्लैक कोट पैंट ही पहन रखा था। क्लैड ने अपने खास आदमी को जवाब देते हुए कहा, आखिरी मिनट पर किसी दूसरे आदमी को लाना वो 8 आदमियों में कहीं सवाल पैदा कर देगा, जो अभी खुशी खुशी अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। ठीक है, तो अब बस सारी बात मिथिली पर टिकी हुई है। उन्हें अगर यह एहसास नहीं हुआ कि 9 में से एक आदमी अभी भी तैयार नहीं है और उन्होंने तलवार उठाकर पहली कुर्बानी दे दी, फिर तो कोई समस्या ही नहीं होगी, उस आदमी ने कहा। वहीं दूसरी तरफ रूही जब गुफा के सामने आई तो उसने खुद से कहा, विक्रांत यहाँ क्या करने आया है? कहीं उसे मेरे बारे में सब कुछ पता तो नहीं लग गया? लेकिन फिर भी यहाँ वो क्या करेगा? यहाँ तो ऐसा कुछ है भी नहीं। रूही की इस बात से मालूम चल रहा है कि अभी शायद वो भी अनजान है कि क्लाइड इस गुफा के अंदर क्या करने वाला है, या यहाँ क्लाइड पहले से मौजूद है, जो कि कई सारे सवाल खड़ा करता है कि अगर रूही को क्लाइड और क्लाइडियन की इस कुर्बानी के बारे में नहीं पता तो फिर किसने रेवर को खबर दी थी कि विक्रांत शहर से निकलकर उन्हीं की तरफ आ रहा है? और तो और इतने दिन से रूही विक्रांत से भाग क्यों रही थी? जवाब कम और सवाल ज्यादा हो चुके हैं। पर फिर रूही ने इधर उधर देखा और फोन की टॉर्च से जमीन पर देखा तो उसे हल्के से पैरों के निशान दिखाई दी, जिसके बाद रूही ने भी गुफा के अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। विक्रांत और मिस्टर देवराय धीरे धीरे बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मिस्टर देवराय ने विक्रांत से सवाल करते हुए पूछा, क्या तुम बताओगे हम यहाँ ढूंढने क्या आए हैं? मिस्टर देवराय के सवाल पर विक्रांत को जवाब देता तभी उन्हें गुफा के दूसरे रास्ते से रोशनी आती दिखी, जो कि धीरे धीरे ज्यादा हो रही थी। इस गुफा में एक मोड़ है जहां दूसरी तरफ से क्लैडियन हाथ में मोमबत्ती लिए आ रही थी। ये देखकर विक्रांत ने हल्की सी आवाज में अपने डैड से पूछा, क्या यहाँ पर लोग रहते हैं? नहीं,
मिस्टर देवराय ने जवाब दिया, जबकि वो भी ठीक से नहीं जानते थे कि यहाँ इस गुफा में चल क्या रहा है। तो फिर विक्रांत ने अपनी टॉर्च ऑफ करते हुए कहा, हम यहाँ छुप जाते हैं, उन्हें नहीं दिखेंगे। ये सुनकर मिस्टर क्लैड कुछ कहने वाले थे, तभी क्लैडियन काफी करीब आ गए। तो फिर मिस्टर क्लैड चुप रहे और फिर दोनों बाप बेटे छिप गए। लेकिन जैसे ही सारे क्लैडियन उनके सामने से निकले, विक्रांत ने भी उन्हें पीछे से ज्वाइन कर लिया। ये देखकर विक्रांत के डैड ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए पीछे से पकड़ा, पर विक्रांत ने इशारा किया, जिसका मतलब था कि हमें इनके पीछे चलकर देखना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। क्लैडियन के समूह में आगे के 4 लोगों के पास ही मोमबत्ती थी। बाकी के जो लोग थे वो सब खाली हाथ आगे चल रहे 4 लोगों को फॉलो कर रहे थे, ताकि वो गुम ना हो जाए, और इसीलिए विक्रांत को उन्हें पीछे से ज्वाइन करने में आसानी हुई। लेकिन उनके सफेद कपड़े और विक्रांत के नॉर्मल कपड़े अभी भी समस्या बन सकते थे। विक्रांत के पकड़े जाने के चांस 100% बढ़ चुके थे। मिस्टर देवराय को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। क्या आज की रात विक्रांत की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी, और क्या विक्रांत के मौजूद रहते क्लैड अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं? क्या विक्रांत अपनी मां को ढूंढ पाएगा